नमस्कार साथियों, मैं हूं रवि भायल। मेरे यूट्यूब चैनल रवि भायल आईएनसी पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कमलनाथ जी इंदौर में अभी आदिवासी युवा महापंचायत को संबोधित कर रहे हैं। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। प्रतिमा जो है वहाँ पर पूजा अर्चन करें और मैं भाई महेंद्र कन्नस से निवेदन करता हूँ कि अतिथियों को पूजा हेतु ससम्मान लेके जाए। भैया फोटो भाई एकदम सामने में थोड़ी। साथियों, यह आप अपना कार्यक्रम है शांति बना के रखें, क्योंकि हम आदिवासियों के अहम मुद्दों को लेकर विपक्ष से चर्चा करने आए हैं। हमारे जो मुद्दे हैं हम बिंदुवार चर्चा करेंगे कि आपकी सरकार बनती है तो आपके मैनिफेस्टो में हम आदिवासियों के लिए क्या पॉलिसी होगी। आज यहाँ पर आए सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। 12 नंबर पे मैं वॉलेंटियर से निवेदन करता हूँ मंच के आसपास जितने भी जो साथी खड़े हुए हैं वो अपने अपने स्थान पर जाकर बैठ जाए। वॉलेंटियर साथी ध्यान दे, जो भी मंच के आइट साइड खड़े हैं उनको पीछे बिठाने की कृपा करे। और साथियों, हमारे जो साथी आ रहे थे खरगोन, बड़वानी, धार, झाबुआ, तो उनको रास्ते में ही रोक लिया गया। ये बड़े दुख की बात है। हम सत्ता पक्ष के सामने कई बार हमारी बात को लेके गए, आज हम विपक्ष के सामने हमारे मुद्दों को लेकर बात रखने आए तो इसका वो अनर्थ निकाल रहे हैं कि ये कांग्रेस का कार्यक्रम है। साथियों, ये कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये हमारे समाज का कार्यक्रम है। हम विद्यार्थियों के मुद्दों को लेकर, आदिवासी युवक के मुद्दों को लेकर और समाज के ऊपर जो बढ़ते अत्याचार को लेकर विपक्ष से संवाद करने के लिए आदिवासी समाज द्वारा आदिवासी युवा महापंचायत का आयोजन किया गया। आज में पूजा अर्चना के बाद स्वागत के लिए ग्रुप में स्वागत करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। मैं स्वागत के लिए माननीय हमारे मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के माननीय कमलनाथ जी के स्वागत के लिए महेश डामोर जी धार, बाबूलाल बघेल, दिनेश माल, अनिल बामनिया। भाई बोलना मत। स्वागत के लिए दिनेश माल रतलाम, अनिल बामनिया बुरहानपुर, मोहन मोरी उज्जैन और भाईसू सोलंकी बड़वानी। आप आइए और हमारे माननीय मुख्य अतिथि माननीय कमलनाथ जी का सूत की माला से स्वागत करें। पूरे सभी साथी ग्रुप में आइए। महेश डामोर, बाबूलाल बघेल, दिनेश माल, अनिल बामनिया, मोहन मोरी, भाईसू सोलंकी एवं हमारे बीच में विश्वराज बाला बच्चन भी उपस्थित है। मैं भाई विश्वराज बच्चन को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, वो भी आए और साहब का स्वागत करें। जिनके भी नाम लिया हूं मैं, जल्दी करें, समय की कमी हमारे पास। हमारे मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य माननीय दिग्विजय सिंह राजा साहब के स्वागत के लिए शुभम बुंदेला जी इंदौर, गोविंद बामनिया देवास, भंवरलाल नीनामा मंदसौर, मोहन भूरिया खरगोन, पवन भिलाला राजगढ़, तारा सिंह यादव इंदौर को आमंत्रित करता हूं, वो आए और राजा साहब का स्वागत करें। इसके बाद हमारे युवाओं के आइकन, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के राष्ट्रीय प्रभारी एवं जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार जी के स्वागत के लिए मैं रीना मौर्य इंदौर, पीयूष मोजले खंडवा, गोकुल गिरवाल धार, नरवेश अमलिया झाबुआ, अरुण बरोले इंदौर और रोहित राणा नीमच को आमंत्रित करता हूं।
जल्दी आइए और उनका स्वागत करें सूतमाला से। अब हमारे पास समय की कमी है, हमारे मुद्दे क्या है हम इनको रखेंगे और इसके बाद हम हमारे जो मुख्य अतिथि है उनकी बात सुनेंगे। अब मैं स्वागत भाषण के लिए हमारे बीच में स्वागत भाषण के लिए स्वागत भाषण से मैं हमारी आयोजन कमेटी की जो टीम है जो मंच पर आसीन है उनसे निवेदन करता हूं कि जो हमारे मुख्य अतिथि है वो प्रतीक चिन्ह के रूप में तीर कमान भेंट कर उनका सम्मान करें। समय की कमी है, जल्दी करें मनीष भाई। हमारी आयोजन कमेटी के सदस्य हैं माननीय कमलनाथ जी, माननीय राजा साहब और कन्हैया कुमार जी को तीर कमान भेंट कर उनका सम्मान करें। भाई नीचे कर ले कैमरा। साथियों, सभी साथी जो साइड से खड़े हैं उनसे निवेदन है वॉलंटियर से कि उनको पीछे की साइड बिठाए। सभी साथियों से निवेदन है मंच के आइट साइड ना बैठे, अपना कार्यक्रम में सहयोग बनाइए। और वॉलंटियर से निवेदन है सभी साथियों को ससम्मान पीछे बैठाइए। अब हाँ, स्वागत भाषण के लिए मैं भाई विजय उइके को आमंत्रित करता हूँ। भाई विजय उइके आए और कम समय में 2 मिनट में अपना स्वागत भाषण देवे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार का नारा है, आप सबने आकर हम छात्रों के गम को खुशी में ढाला है और इन युवाओं का चलन बहुत निराला है। जिन हादसों से मर जाती है दुनिया, उन हादसों ने इन विद्यार्थियों को पाला है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में आज 9 बार के सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता माननीय कमलनाथ जी, आपका हम पूरे तहे दिल से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी हमारे बीच में है। राजा साहब, आपका भी बहुत बहुत हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हम सब युवाओं के आइकॉन और भारत को एक नई क्रांति देने वाले, विद्यार्थियों में बहुत जगाने वाले हमारे बड़े भैया और हमारे साथ भारत जोड़ो यात्रा में चलने वाले श्री कन्हैया कुमार जी का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारे बीच में मीडिया के साथी, पुलिसकर्मी, प्रशासन और आप सब युवा साथी, विद्यार्थी और जितने भी अतिथि यहाँ महानुभावी पधारे हैं, उन सब का हम पूरी कोर कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आप सबके स्वागत के साथ हम उस विचार का भी स्वागत करते हैं जो हमें सद्भावना, भाईचारा, प्रेम और एकता के सूत्र में बांधने की ताकत देता है। आज हम गांधी विचारधारा का भी स्वागत करते हैं जो देश को एक माला के रूप में पिरोने की ताकत रखती है। और उन सभी विचारों को साथ लेते हुए हम पुनः आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं अंत में यही कहूंगा कि हम सब एक साथ जब आएंगे तो रावी की रवानी बदलेगी, सुतलज का मुहाना बदलेगा। अगर शोक में तेरे जोश रहा तो हर सम्मा और परवाना बदलेगा। बस कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलते हैं, फिर देखो ये जमाना बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज भाई। माफ कीजिएगा विजय भैया। अगले प्रस्तावना जो हमारे कार्यक्रम की आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना है उसके लिए मैं एडवोकेट सूरज ठाकुर जो कि आदिवासी छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भी है, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री
विकास पुरुष आदरणीय कमलनाथ जी और राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी और मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के युवाओं को आइकॉन और मेरे रोल मॉडल आदरणीय कन्हैया कुमार जी और आदिवासी छात्र संगठन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रामू टेकाम जी और आदरणीय विक्रांत भुरिया जी और युवा जो से सरा वो मेरे सभी युवा साथीगण, हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसे काम तेरे सब मील का पत्थर जानेंगे, दृष्टांत नहीं हो सकता बदन सहस्रों वर्षों तक दुनिया वाले न भारत को चिरवा नाम से जानेंगे, चिरवा नाम से जानेंगे। साथियों, आदिवासी छात्र संगठन हमेशा से आदिवासी युवा छात्रों के लिए करते हैं। हमने 21 जून से 1 जुलाई तक आदिवासी पूरे मालवा नवाड़ में गांव-गांव जाकर ब्लॉक जाकर जिले जाकर आदिवासी छात्रों की समस्या, जिनमें कई प्रकार की समस्या है। हमारे बैकलॉग की भर्ती की समस्या है, हमारे छात्रावास में रह रहे छात्रों की समस्या है, व्यापक घोटाले की समस्या है। इन समस्याओं के निराकरण के लिए हमने शासन प्रशासन को अवगत कराया। माननीय हमारे सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से मिलने का समय मांगा, साथियों हमें समय नहीं दिया गया और ज्यादा हम कुछ करते तो हम पे लाठियां मारी जाती है। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय कमलनाथ जी को और आदरणीय कन्हैया कुमार जी को, दिग्विजय सिंह जी को कि हमने इनके मात्र एक छोटा सा निवेदन करा कि मानिए हमारे छात्रों की समस्या तो देखिए, हमारी पीड़ा तो देखिए, इस प्रकार की समस्या। मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने हमारे छोटे से निवेदन करे, आदिवासियों के इतने बड़े जन सैलाब में आने की कृपा करें। मैं आपको छात्रावासों की समस्या बताता हूं। हम छात्रावासों में गए जहां छात्र तो है, भूमि नहीं है, छत तो है लेकिन पानी गिर रही है छतों में। हमारे छात्र सभी संघर्ष कर रहे हैं। आज हमारे छात्रों को महीने में 1200-1300 रुपए दिए जाते हैं, जो अगर पर डे की बात करें 40 रुपए और एक टाइम 20 रुपए। क्या 20 रुपए में हमारे समाज के बच्चों को भविष्य सुरक्षित हो सकता है? क्या वो अच्छा खा सकते हैं? नहीं। तो कैसे वो सफलता हासिल करेंगे? लेकिन फिर भी वो सफलताओं से लड़ते हैं, वो सफलता को कदम चूमते हैं, लेकिन फिर व्यापक टू आ जाता है। चाहे मैं शिक्षा भर्ती की बात करूं, चाहे मैं पुलिस भर्ती की बात करूं और रिसेंटली हमारे पटवारी की भर्ती की बात करूं। साथियों, ये आदिवासियों का खिलवाड़ कब तक चलेगा? हमारे आदिवासियों का अत्याचार कब तक चलेगा? और ये तो मैं पढ़ाई की बात है, चाहे सीधी कांड ले लो, मणिपुर ले लो, और अभी मैं रायसेन जिले की बात करता हूं, एक को गोली मारकर 13 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। कोई शासन प्रशासन उससे मिलने नहीं चाहता। मैं आदरणीय विपक्ष से हमारे तीनों बड़े नेताओं से निवेदन करता हूं कि आज इन छात्रावासों की पीड़ा को आपको समझना और इन पीड़ाओं को आपको कम से कम बैकलॉग और हमारी छात्रावास देश आजाद हुआ जब से 50 सीटें कम से कम जिले लेवल पे 500 सीटें होना चाहिए, इस ऐसी आप यहां से घोषणा करें। आदिवासी शासन आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सूरज। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आदिवासियों के मुद्दे, विद्यार्थियों के मुद्दे, बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर इकट्ठे हुए हैं और इस युवा महापंचायत का आयोजन किया है। क्योंकि हम सत्ता पक्ष से कई बार मिल चुके हैं लेकिन हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है, तो हम विपक्ष के साथ सीधा संवाद करने के लिए कि अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या हमारे मुद्दों का समाधान होगा, हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं। और आगे जो हमारे जो मांग है आदिवासी युवा महापंचायत की, हमारा जो मकसद है इसको करने का, जो आगे बात रखने के लिए मैं हमारे महेंद्र भाई कन्नौज का आमंत्रित करता हूँ। महेंद्र भाई आए और जो मांग पत्र का वाचन भी करें और उसमें डाला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम। साथियों, आज हमारे बीच इस आदिवासी युवा महापंचायत में हमारे प्रदेश के
पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी हम सब युवाओं के चहेते, युवाओं की आन बान शान, जिनके भाषण हमारे युवा साथी सुन सुनकर समाज के लिए प्रेरित हुए, ऐसे हमारे आदर्श आइडल भाई कन्हैया कुमार जी, साथ ही हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, हमारे एक छोटे से निवेदन पर हमने बोला था कि साहब हम आपके पास आएंगे हमारे मुद्दे की बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि आप बताइए, हम आपके बीच आते हैं। और जैसे इन्होंने हमको बोला कि हम इंदौर आ रहे हैं, तो जैसा कि पिताजी को भी पता चल गया तो वो भी इंदौर आ गए। और आज मैं जो हमारे अतिथि है उनके समक्ष अपनी बात रखूंगा। हमारे विद्यार्थियों के जो मुद्दे हैं, कई लोग सम्मान्य पत्रकार गण भी यहाँ पर आए हैं, उनसे भी मैं विशेष निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को लेकर जो बोला जा रहा है कि ये कार्यक्रम कांग्रेस का है, लेकिन ये किसी भी राजनीतिक दल का नहीं है, ये कार्यक्रम आदिवासी युवाओं का है। हम लोग सरकार के पास, वर्तमान में जो सरकार है, पिछले कई वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं, हम पे कई एफआईआर डाली गई है। हम जब भोपाल में आंदोलन करते हैं, हम पर लाठियां चलाई जाती है। सरकार के पास भी गए, आवेदन किया, निवेदन किया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हमने विपक्ष के समक्ष अपनी बात रखने की सोची, सब लोगों से विचार विमर्श किया, इसलिए उनको आज यहाँ पर बुलाया है। इसलिए ये कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल का नहीं है। आप ऊपर देखोगे मंच पे हमारे महापुरुषों के अलावा किसी भी राजनीतिक दल का कोई मोनो नहीं है, लेकिन जो हमारी बात सुनेगा, जो हमारी बात मानेगा, हम उनको अपनी बात बताएंगे। साथियों, आज इस कार्यक्रम को आयोजन करने में कई समस्याओं का सामना किया। आज भी सर आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि अभी भी हमारे लड़के रास्ते में, अभी भी हमारी बहुत सारी बसें, हमारी बहुत सारी गाड़ियां नहीं आई है। कईयों को पुलिस प्रशासन ने रास्ते में रोक दिया है। और भी पता चला कि 300-300 रुपए में हमारे लड़कों को पैसों का लालच देकर अमित शाह जी की रैली में ले जाने का भी प्रयास किया, लेकिन ये आदिवासी टिकने वाला है, टिकने वाला नहीं है। और हमने तो खुले मैदान में आयोजन करने का सोचा था, लेकिन बारिश के कारण इस हाल में बैठना पड़ रहा है, क्योंकि हम खुले मैदान में रहने वाले शेरे, बंद कमरे वाले वो नहीं है। फिर भी हम लोगों को हमारे युवा साथी अपनी बातों को लेके, अपनी मांग को लेके यहाँ पर उपस्थित हुए। टाइम की बहुत ज्यादा कमी है और मैं माननीय कमलनाथ जी से निवेदन कर रहा हूँ कि अगली बार हमारा कोई कार्यक्रम है तो पूरा दिन देकर आए। कम समय में हमारी बात पूरी नहीं होती है। तो मुझे प्रस्तावना, हमारी जो मांग पत्र है वो पढ़ने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। मैं पढ़ना चाहूंगा, हमारे जो अतिथि है उस पर गंभीरता पूर्वक विचार करें। प्रति माननीय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन भोपाल, विषय आदिवासी समाज के युवाओं के ज्वलंत एवं गंभीर मुद्दों को वचन पत्र में शामिल कर सरकार बनने पर समाधान करने बाबत माननीय आज 30 जुलाई 2023 को नक्षत्र गार्डन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर सुकलिया इंदौर में आयोजित युवा महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आदिवासी समाज के हजारों युवा कार्यकर्ता की उपस्थिति में निम्नांकित बिंदुओं को वचन पत्र में शामिल कर सरकार बनने पर समय सीमा में कार्रवाई कर समाधान करने का अनुरोध है। पहला, सरकार गठन के 6 माह के भीतर बेकलाक पदों पर भर्ती प्रक्रिया की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। दूसरा, सरकार गठन के 6 माह के भीतर बेरोजगार युवा नीति बनाएंगे, जिसके तहत विशेषकर आदिवासी समाज के बेरोजगार युवाओं को सरकार की गारंटी पर स्वयं का व्यवसाय बिजनेस स्थापित करने हेतु 0 से 2% की न्यूनतम ब्याज दर पर बैंक ऋण उपलब्ध करवाया जाए। आदिवासी समाज के बालक एवं बालिका के लिए ब्लॉक स्तर पर 200 सीटर, जिला मुख्यालय पर 1000 सीटर एवं संभाग मुख्यालय पर 2500 सीटर आदिवासी महापुरुषों के नाम पर नवीन महाविद्यालय छात्रावासों को निर्माण कराएंगे। आदिवासी क्षेत्र के समस्त महाविद्यालयों में प्राप्त आवेदनों के अनुपात में सभी संख्या
विधि महाविद्यालय एवं कृषि महाविद्यालय नहीं है, वो परीक्षा की तैयारी हेतु विश्व स्तरीय कोचिंग एवं रिसर्च संस्थान बनाया जाए। प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी वर्ग के बहुत प्रतिभावान छात्र बच्चों को ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज एवं हार्वर्ड जैसे विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थानों में पढ़ने पढ़ाने का सुवर्ण अवसर उपलब्ध कराएंगे। सरकार बनते ही मध्य प्रदेश शासन के जनजाति कार्य विभाग का नाम बदलकर पूर्व की भांति आदिम जाति कल्याण विभाग किया जाए तथा बालक बालिका के सीनियर जूनियर छात्रावासों के नाम में भी आदिवासियों के स्वाभिमान के लिए पूर्व की भांति आदिवासी शब्द को जोड़ा जाए। छात्रवृत्ति, शिक्षावृत्ति एवं आवास सहायता की राशि में महंगाई के अनुपात में वृद्धि की जाकर प्रतिमाह देना सुनिश्चित किया जाए। सरकार बनते ही 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश कर इस पूरे मध्य प्रदेश में शासकीय स्तर पर मनाया जाए। मध्य प्रदेश के कई बीएससी नर्सिंग महाविद्यालय में 2 से 3 वर्षों से परीक्षा आयोजित नहीं की गई, उन्हें जनरल प्रमोशन दिया जाए एवं उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई जाए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सर्व सुविधा युक्त शानदार एवं बेहतरीन आदिवासी भवन बनाए जाए। प्रदेश के ब्लॉक तहसील मुख्यालय पर सर्व सुविधा युक्त सामुदायिक भवन बनाए जाए एवं आदिवासी धर्मशाला हेतु शासकीय जमीन उपलब्ध कराई जाए। आदिवासी युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए जिससे कि वह अपने मूल से जुड़े रहे। आदिवासी उप योजना के मद को केवल आदिवासी वर्ग की योजनाओं में ही उपयोग किया जाए तथा उक्त मद का अन्य प्रयोजन में खर्च नहीं होना चाहिए। सत्ता एवं संगठन में 50% पदों पर युवाओं को अवसर दिया जाए। सत्ता और संगठन, प्रतियोगिता परीक्षा पूर्व परीक्षण हेतु प्रत्येक जिलों में 500 सीटर छात्रावास होना चाहिए। जिन जिलों में आदिवासी बालक बालिकाएं छात्रावास नहीं है उन जिलों में छात्रावास खोले जाए। प्रदेश में संचालित सभी छात्रावासों में लाइब्रेरी, व्यायामशाला, मनोरंजन के साधन एवं सुरक्षा की दृष्टि से बाउंड्री वॉल का निर्माण कर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। प्रतियोगिता परीक्षाओं में जैसी जटिल प्रक्रिया को समाप्त कर सरलीकरण किया जाए। विद्यालय आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में गंभीर घोटाले हो रहे हैं जैसे कि पटवारी वाले अमिताभ के मामले। आर्थिक एवं राजनीतिक रसूखदार परिवार के अयोग्य प्रतियोगियों का चयन हो रहा है। इससे गरीब एवं योग्य प्रतियोगी वंचित हो रहे हैं। इस व्यवस्था को सुधारने हेतु पारदर्शी एवं विश्वसनीय प्रक्रिया अपनाई जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गांव में कुटीर उद्योग के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार अवसर उपलब्ध कराए जाए। अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी वर्ग की नौकरियों में दिए गए आरक्षण पर श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए वर्षवार आवंटित बजट पर श्वेत पत्र जारी किया जाए। प्रदेश में निर्माणाधीन निर्मित मेगा प्रोजेक्ट, मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज आदि के नाम पर मूल निवासियों के पूर्वजों के नाम पर रखे जाए। मूल पैसा एक्ट 1996 को लागू कर पैसा एक्ट का चेयरमैन आदिवासी वर्ग से ही किसी को बनाया जाए। प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में स्थित स्कूल कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगार मूलक शिक्षा दी जाए। प्रदेश के समस्त आदिवासी ब्लॉक इस तरह शासकीय अस्पतालों में समस्त प्रकार की जांच, परीक्षण एवं सुविधाएं एवं शरीर के सभी अंगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जाए। सरकारी विभागों का निजीकरण नहीं होने दिया जाए। एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोगों को सरकारी विभाग प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में आरक्षण जनसंख्या के आधार पर लागू किया जाए। जैसे बसों के संचालन हेतु ठेका, खरीद पदार्थों के ठेके, शासकीय दुकानों के ठेके एवं अन्य किसी भी कार्य हेतु प्राइवेट सुविधाएं के ठेके आदि। सर 2-3 मुद्दे और बचे हैं। आदिवासियों की जमीन किसी भी प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा नहीं लिया जाए। यदि जनहित में आदिवासियों की जमीन ली जाती है तो रॉयल्टी देना चाहिए। जैसे प्रीवर्स के तहत राजा महाराजाओं को दी जाती है, परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाए तो अन्य सदस्यों को पढ़ाई के अवसर दिए जाए। आदिवासियों को मजबूरन दूसरे प्रदेशों में विस्थापित करना पड़े तो वहां पर आदिवासी श्रेणी में ही बरकरार रखा जाए। सभी प्रकार की शासकीय नौकरी में भर्ती हो, चाहे वो सुविधा हो या स्थायी, सभी के जनसंख्या अनुपात अनुसार ही आरक्षण हो। आरक्षित पद पर चयन उपरांत उस
अभ्यर्थी का अन्य उच्च पद पर चयन होने पर या त्याग पत्र देने पर या अन्य किसी की भी कारणों से वह सीट खाली होती है तो उसे आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित रखी जाए। भारत सरकार ने कक्षा 1 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम RTA 2009 लाया गया है, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष कक्षा 1 से 8 के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। कक्षा 8वीं तक ही निःशुल्क शिक्षा प्रावधान के इस कानून के तहत इस सीमा को खत्म कर इसे निरंतर 12वीं तक रखा जाए। शिक्षित एवं बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाए। मुद्दे हमारे खत्म हो गए हैं। इतने मुद्दे हम लोगों ने इसलिए रखे हैं क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है, इसलिए इतनी बड़ी लिस्ट आपके भरोसा करके विश्वास करके आपके बीच रखा है। और मैं यहाँ पे इस इंदौर की पावन धरती पर से एक मैसेज देना चाहता हूँ प्रदेश सरकार को। चाहे अमित शाह जी को बुला लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री जी को बुला लीजिए, समझ जाइए आपकी कुर्सी खतरे में है। तो ये युवा बनाना भी जानते हैं, बिगाड़ना भी जानते हैं। तो साथियों, सभी धैर्य पूर्वक हमारे जो अतिथि आए हैं उनको हमको सुनना है। और साथियों, सभी युवाओं को संघर्ष करना पड़ा यहाँ तक आने में। कहीं को बसों में तकलीफ आई, कहीं को रास्ते में रोका। मैं 1-2 लाइन से अपनी बात खत्म करूंगा कि हम लोग, हमारे जो मजदूर वर्ग के लोग, हमारे गरीब किसान के हम औलादे हैं, हम संघर्ष करना हम बचपन से जानते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा फिर जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा फिर जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लग जाती है सीने। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी और भी हमारे आदिवासियों के बहुत सारे मुद्दे हैं, हम लोग समय समय पे आपस में मिलते रहेंगे और अपनी बात करते रहेंगे। मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। जय जोहार, जय आदिवासी। जय जोहार का नारा है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र भाई। साथियों, कल हमारी प्रेस वार्ता हुई थी तो कहीं पत्रकार साथी भी आरोप लगा रहे थे कि ये कांग्रेस का कार्यक्रम है। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारे जो अभी जो मुद्दे, हम मुद्दों को लेकर आदिवासी युवा महापंचायत का आयोजन करेंगे किए हैं, क्योंकि ये सारे मुद्दे सरकार के संज्ञान में आए हैं, लेकिन सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही है। साहब बोला करते थे कि आदिवासी बोलना सीख जाओ, तो साहब हम बोलना सीख गए हैं। अभी धीरे धीरे राजनीति समझ रहे हैं कि हमारे मुद्दे कैसे लोकतंत्र में कैसे मनवाया जाए, इस चीज को हम समझ रहे हैं। इसीलिए हम ये आदिवासी युवा महापंचायत का आयोजन करके विपक्ष के साथ सीधा संवाद कर रहे हैं। ये हमारी ताकत है, ये हमारी एकता है। इससे सत्ता पक्ष के लोग घबराए हुए हैं, जो आज आपको 72 घंटे के अंतराल में हमारा कार्यक्रम उनको मालूम हो गया कि ये कार्यक्रम आदिवासी युवा महापंचायत का होने वाला है, इसीलिए ये कार्यक्रम रखवाए अमित जी का। तो साथियों, में अभी आगे बात करने के लिए हमारे युवाओं के आइकन कन्हैया कुमार जी, जो परिचय के मोहताज नहीं, सभी युवा जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार जी को ससम्मान आमंत्रित करता हूं। कन्हैया कुमार जी आए और अपनी बात रखें। जय जोहार साथियों, जय जोहार, जय आदिवासी, जय सेवा, जय भीम। साथियों, मैं सबसे पहले इस आदिवासी महापंचायत में आए हुए मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाके से जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनका मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली पूरी टीम को। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं मध्य प्रदेश के हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी का, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का, और तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, मीडिया के साथी, पुलिसकर्मी, इंदौर शहर के बाशिंदे, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। दोस्तों, बिना किसी औपचारिकता के
सबसे पहले तो इस आदिवासी महापंचायत में आदिवासी विद्यार्थियों के द्वारा जो मांग पत्र रखी गई है, उस मांग पत्र का मैं समर्थन करता हूं। इस मांग पत्र का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और यह जो मांग पत्र है, इस मांग पत्र को जब मैं पढ़ रहा था, हमारे क्रांतिकारी साथी ने क्रांतिकारी लहजे में यह मांग पत्र रखी है, क्योंकि हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है, आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो छीन करके लेंगे, इस बात को याद रखिए। तो इस मांग पत्र को पढ़ते हुए जब मैं इसके एक एक डिमांड को पढ़ रहा था, एक जगह लिखा हुआ था आदिवासी महापुरुषों। दोस्त, आदिवासी समाज में महिला और पुरुष नहीं होता है। आदिवासी आदिवासी होता है। जितनी महिला का योगदान है उतना ही पुरुष का योगदान होता है। तो हम अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने इतिहास को नहीं छोड़ेंगे, और हमको किसी और की संस्कृति और किसी और के इतिहास में अपने आप को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये दूसरे समाज में होता होगा, महिला और पुरुष। आदिवासी समाज में महिला और पुरुष नहीं होता है। होता है क्या? हमारी बहनें बैठी हुई हैं, हमारे भाई बैठे हुए हैं। हमारे घर में, हमारे परिवार में जितनी इज्जत पुरुष का है उतनी ही इज्जत महिलाओं का भी होता है। यही आदिवासी होने की पहचान होती है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप महापुरुषों की जगह महामानव शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। अन्य मांगों को जब मैं पढ़ रहा था, यह जो मांग है, इस मांग के लिए मैं यह बात आप सबके सामने साझा करना चाहता हूं कि हमारे साथी ने कहा कि अब हम बोलना सीख गए हैं, अब हम राजनीति भी समझ रहे हैं, अपनी मांग भी हम मनवा लेंगे। और यह जो बोलने का इतिहास है, यह एक लंबा संघर्ष है, एक लंबी लड़ाई है। और इस संघर्ष में आपने बार बार देखा होगा कि किस तरीके से हमारी लड़ाई को गुमराह करने की कोशिश की जाती है, उसको भटकाने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले जो हमारी पहचान है आदिवासी, उसको आजकल वनवासी करने का प्रयास किया जा रहा है। बोलिए, अगर वन में रहने वाले लोग वासी हैं तो जो लोग फ्लैट में रहते हैं उसको फ्लैट वासी कहना शुरू कर दें क्या? अरे भारत में रहने वाला हर कोई भारतवासी है, लेकिन इस जमीन पर सबसे पहले जो उन्होंने रहना शुरू किया, निवास करना शुरू किया, वो आदिवासी हैं। और ये सम्मान की बात है, ये गर्व की बात है। जो इस बात को गुमराह करना चाहते हैं, उनकी राजनीति आपको समझना पड़ेगा। उनकी राजनीति क्या है? उनकी राजनीति यह है कि आपका जंगल काटने के लिए आप कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस कुल्हाड़ी में जो लकड़ी लगी होती है वो किसी पेड़ की ही लकड़ी होती है। यह जो राजनीति है, इस राजनीति को हमको समझना पड़ेगा कि हम किस दौर में आ जाकर के खड़े हैं। देश की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी भी आदिवासी हैं, कि नहीं है? और आपने टीवी में देखा होगा, बड़े जोर शोर से कांग्रेस पार्टी पे कीचड़ उछाला गया कि हम आदिवासियों का सम्मान नहीं करते हैं। बताइए, इस देश का इतिहास उठा करके देख लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आदिवासियों के प्रतिनिधित्व को संविधान सभा में सुनिश्चित किया, और यह सुनिश्चित किया कि अंग्रेजों ने जिस तरीके से जंगल के कानून बना करके आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से महरूम कर रहे हैं, जंगल जमीन पे पहला अधिकार आदिवासियों का होगा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुनिश्चित किया। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। और मैं प्रधानमंत्री की तरह इतिहास में फेल नहीं हूं, पूरा नंबर आया है हमको, इतिहास में पूरा नंबर आया है। इतिहास उठा करके देख लीजिए कि जिनको डीनोटिफाइड ट्राइबल्स कहा जाता था, अंग्रेजों ने, जो हमारे महान नेता थे, आपने तांत्या मामा का नाम सुना होगा, आपने जो है धरती आबा बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा। ये जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले हमारे महामानव हैं।
आदिवासियों के महान योद्धा हैं और इनकी लड़ाई में मुक्ति का मार्ग था, इनकी लड़ाई में आजादी का मार्ग था। इस लड़ाई के चलते जो इस देश के मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, उनको ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने क्रिमिनल घोषित कर दिया था। आपको इतिहास जानना चाहिए कि सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको डीनोटिफाइड किया, कहा कि वो क्रिमिनल नहीं है, इस धरती पे उनका पहला हक है, वो पहले नागरिक हैं, पहले अधिकारी हैं। कांग्रेस के इतिहास की बात करते हैं। आप मुझे बताइए, हमारे साथी ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर आपका वोट और हमारा वोट एक नहीं हुआ होता, क्यों पत्रकार महोदय, आपका वोट और एडिटर का वोट एक नहीं होता, महिला और पुरुष का वोट एक नहीं होता, हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाला और साइकिल पर चलने वाला का वोट अगर एक नहीं होता, तो जया साहब के पप्पा इंदौर का चक्कर लगा रहे होते। सुने हैं डैडी जी घूम रहे हैं आजकल जया साहब के, क्यों घूम रहे हैं? ये वोट का अधिकार आपको कैसे मिला है? ये वोट का अधिकार आपको थाली में परोस करके गिफ्ट नहीं मिला है। इसके लोगों ने संघर्ष किया है, इसके लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। और आजादी का मतलब होता है कि किसी भी मनुष्य को, किसी भी मनुष्य के ऊपर शोषण करने का कोई अधिकार नहीं है। यह आजादी का मतलब होता है और यही जो आजादी का मतलब है, इस मतलब को हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? हम भारत के लोग, भारत में रहने वाला, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, पारसी हो, यहूदी हो, हर कोई भारतवासी है ना। जब भारत में रहने वाला हर कोई भारतवासी है, तो चाहे गोंड हो, भील हो, उरांव हो, सभी लोग आदिवासी हैं। यह एकता हमको समझनी पड़ेगी, यह एकता हमको बना करके रखनी पड़ेगी। इनकी चालाकी आपने देखी, एक दूसरे से लड़ा रहे हैं। ये क्यों लड़ा रहे हैं? ये इसलिए लड़ा रहे हैं ताकि हमारी शक्ति आपस में बट जाए। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में मणिपुर के रहने वाले लोग को ही आपस में लड़ाया जा रहा है और सरेआम आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां बैठी हुई महिलाओं से मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं। बतौर पुरुष हमने ऊपर आपके ऊपर बहुत सारा अत्याचार किया है, इसके लिए हाथ जोड़ करके हम आपसे माफी मांगते हैं। शर्म आती है कि आजादी के 75 साल बाद भी बदला निकालने के लिए निर्वस्त्र होकर के आप एक महिला को घुमा रहे हैं और आप कहते हैं कि हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है। आप एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाए हैं और एक आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है और महामहिम अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोलती है। यह बात हमको समझनी पड़ेगी कि लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़ी में भी लकड़ी लगा होता है। इस राजनीति को हमको समझना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि अगर जो हमारा वोट और आपका वोट एक है, महिला और पुरुष का वोट जो एक है, हेलीकॉप्टर पर चलने वाला और फॉर्च्यूनर पर चलने वाला और टूटी हुई साइकिल लेकर चलने वाला का वोट जो एक है, यही वोट की ताकत है कि यह जमहूरियत जिंदा है, यह लोकतंत्र जिंदा है। 5 साल के लिए ही सही, 5 साल के लिए ही सही, इनको जनता के बीच जाना पड़ता है, जनता की अदालत में आना पड़ता है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तरह तरह का झूठ बोलना पड़ता है। अभी हमको एक पत्रकार पूछ रहे थे कि गृह मंत्री ने कहा है माँ बाप ने कितना सुंदर नाम रखा है, नड़ोत्तम, नड़ों में उत्तम, और काम कैसा है, निकृष्टम। कैसे है निकृष्टम? निकृष्टम ऐसे है कि भाई तुम सरकार चला रहे हो, 20 साल से तुम्हारी इस प्रदेश में सरकार है और तुम विपक्ष की तरह सवाल पूछ रहे हो। है दम चैलेंज करते हैं यहां से खड़ा होकर के। इंदौर में 2 गृह मंत्री है, चैलेंज करते हैं कि अगर हमने गलत किया है तो हमको इंदौर की जेल में डालो, अगर हमने गलत नहीं किया है तो देश को गुमराह करना बंद करो, देश से माफी मांगो, बकवास करना बंद करो। हमको मालूम है कि ये झूठ क्यों बोलते हैं। ये झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे सच का सामना नहीं कर सकते हैं। करेंगे हमारे सच का सामना। सच ये है कि इनका बेटा विदेश पढ़ने के लिए गया है,
मामा का। और मामा के संदर्भ में मैं आपको बता दूं, मेरा नाम कन्हैया है और कन्हैया ने कंस का वध किया था और कंस भी मामा था। ये संदर्भ मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमको सच्चाई आंख खोल करके देखने की जरूरत है। इस प्रदेश में गरीब के लिए महाविद्यालय नहीं बनेगा, गरीब के लिए विश्वविद्यालय नहीं बनेगा, गरीब के लिए छात्रावास नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जब मुख्यमंत्री का बेटा विदेश पढ़ने के लिए जाएगा तो आदिवासी के लिए महाविद्यालय क्यों बनाएगा? और जब चुनाव आ गया है, 20 साल से सरकार चला रही है, जब चुनाव में 20 महीना बचा है, तब इनको बहन लाडली की याद आई है और क्या कह रहे हैं कि हम 2000 रुपया दे देंगे। चाचा, आप 2000 रुपया अपने पास रखिए। ये बताइए कि 350 का सिलेंडर 1400 रुपए में क्यों मिल रहा है? 750 रुपया तो रिचार्ज कराने में लगता है। बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, 2000 रुपया दे दीजिएगा तो 2 महीना ठीक से 2 मोबाइल रिचार्ज भी नहीं हो पाएगा। ठगते हैं, ठग रहे हैं हमको। आपका खेल हम समझ रहे हैं, आपका खेल हम समझ रहे हैं कि आप हमारे आंख में धूल झोंक करके हमारी संपत्ति, हमारा रिसोर्स हमसे छीन रहे हैं। और जब हम अपने जल जंगल जमीन की बात करते हैं तो ये हमारे ऊपर तरह तरह का आरोप लगाते हैं। कहते हैं जल जंगल जमीन की बात करने वाले लोग अर्बन नक्सल होते हैं। हाय रे गृह मंत्री, बड़ी दया आती है आपको। 2 बार की सरकार है इनकी, 20 साल से मध्य प्रदेश में सरकार चला रहे हैं और मेरे पिताजी मुख्यमंत्री नहीं थे, ना प्रधानमंत्री थे। मैं एक साधारण परिवार का लड़का हूं, लेकिन मेरे पास महात्मा गांधी की तरह, बिरसा मुंडा की तरह, शहीद आजम भगत सिंह की तरह, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह सच की ताकत है। इस बात को याद रखिएगा। अरे पूरी ताकत लगा लीजिए, आप हमारी सच्चाई को नहीं बदल सकते हैं। हम सच के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लोकतांत्रिक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। और लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? लोकतंत्र का मतलब यह होता है कि जैसे मुख्यमंत्री के बेटा का वोट एक होता है, उसी तरह से आदिवासी के बच्चा का भी वोट एक होता है। अगर मुख्यमंत्री के पास पैसा है, वो अपने बच्चे को विदेश भेज सकता है, तो हम भी इस देश में टैक्स देते हैं। हमारे बच्चों के लिए भी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए, अच्छा अस्पताल होना चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। ये हमारा हक है। और जब हम अपना हक मांगते हैं तो हमारी बात को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम गुमराह होने वाले नहीं हैं। इनका खेल हम समझते हैं। हम आपके टैक्स के पैसे से, आपके टैक्स के पैसे से हमने पीएचडी की है, हमने आपका नमक खाया है। और हम नमक हराम नहीं है, हम नमक हलाल हैं। और हम आपके साथ यह नमक का वादा करते हैं क्योंकि हम महात्मा गांधी की पार्टी से हैं। और महात्मा गांधी ने नमक का आंदोलन कराया था और अंग्रेजों को धूल चटाया था। इस बात को हम इनको याद दिलाना चाहते हैं। अगर हम इस देश को अंग्रेजों से मुक्ति दिला सकते हैं तो अंग्रेजों की चापलूसी करने वालों से भी मुक्ति दिला सकते हैं। हमारे स्कूलों को बंद करके, हमारे छात्रावासों को बंद करके, तरह तरह का भर्ती घोटाला करके, घोटाला खत्म ही नहीं हो रहा है। रोज नया घोटाला पैदा हो जाता है। अभी जो नया घोटाला आया है उसका नाम है पटवारी घोटाला। और मैं वीडियो देख रहा हूं, वीडियो में जो पटवारी घोटाला नहीं, पटवारी परीक्षा की जो टॉपर है उसको पूछा कि मध्य प्रदेश का राजधानी कहां है, तो बोली दिल्ली। हम बोले बिल्कुल ठीक बात है। आजकल मध्य प्रदेश में सारा कंट्रोल दिल्ली से ही चल रहा है। बेचारे नरोत्तम मिश्रा जी, उनको फिल्म का बड़ा इंटरेस्ट है, अक्सर दीपिका पादुकोण को देखते रहते हैं। दीपिका पादुकोण क्या पहनी है? अरे राज्य चला लो यार, गृह मंत्री हो, तुम्हारे राज्य में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, सबसे ज्यादा आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। राज्य समझ में नहीं रहा है। कहते हैं ना, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। पहले अपना राज्य तो चला लीजिए। आए दिन घोटाले होते रहते हैं और पूरा कंट्रोल
पहले इनको मुख्यमंत्री बनने का मन था, मुझे भी सूत्रों से पता चला है। क्या क्या चीज है? मीडिया के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बोलिए ना, डरिए मत। अरे लोकतंत्र है, सबको बोलने का हक है। अरे हम लोग तो एक नारा लगाते हैं, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। कितने लोगों को जेल में डाल देंगे? सच बोलिए, सच की ताकत होती है। पहले इनको कहा कि ऐसे ही उलझलूल बात किया करो, सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो जाओगे। और जैसे पटवारी की परीक्षा की टॉपर को मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली लगती है, इनको भी सत्ता का केंद्र आजकल दिल्ली लगता है। और जब चुनाव आता है तो दिल्ली इंदौर में घूमना शुरू कर देता है। आजकल दिल्ली इंदौर घूम रहा है। तो जब आ ही गए हैं नेकी और पूछ तो इनसे पूछ लेना चाहिए कि क्यों घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, क्यों आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, क्यों महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, क्यों आपके द्वारा किए गए एक भी वादे पूरे नहीं किए गए। और जब चुनाव आया है, लाडली योजना, समझ रहे हैं साहेब, अपने लाडले के लिए लाडली योजना लेकर के आए हैं। साहब, ये सच्चाई हम देख रहे हैं। इस सच्चाई को मैं अपने आदिवासी भाई बंधुओं से कहना चाहता हूं, अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि ये मौका है कि जो 20 साल से आपने अत्याचार झेला है, उस अत्याचार का आपको बदला लेना है और उनको एहसास कराना है कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा। ये लोकतंत्र की ताकत है, और लोकतंत्र की ताकत ये है कि सब लोगों को चुनाव लड़ना पड़ता है। कमलनाथ जी भी चुनाव लड़ते हैं, दिग्विजय सिंह जी भी चुनाव लड़ते हैं, और नरोत्तम मिश्रा को भी लड़ना पड़ता है। एक उदाहरण आप मुझे सोच करके बताइए। और यहाँ पे चूंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और हमारे आदिवासी भाई बंधु हैं, इसलिए कहना जरूरी है कि श्रीमती गांधी को 2 बेटे, संजय गांधी और राजीव गांधी, दोनों कांग्रेस में थे। बाद में संजय गांधी जी की पत्नी बीजेपी में चली गई, चुनाव लड़ी, चुनाव जीती। राजीव गांधी जी की पत्नी भी चुनाव लड़ी, चुनाव जीती। तो बीजेपी में लोकतंत्र कैसे है और कांग्रेस में राजतंत्र कैसे है? वहां जो बहुत चुनाव जीती तो वो लोकतंत्र है, और श्रीमती गांधी की यहां जो बहुत चुनाव जीती तो यह राजतंत्र है। हाय रे बेईमान, बेशर्मी देखे हो, बेशर्मी। अरे ये कांग्रेस पार्टी ही है जिस पार्टी ने इस देश में जमहूरियत को स्थापित किया है, और ये जमहूरियत की ताकत है कि राहुल गांधी जब अमेठी से चुनाव जीतते हैं तो इनके नजर में वो राजतंत्र है, और वो मैडम जो है सास जो कभी बहू थी, है ना, वो जब अमेठी से चुनाव लड़ी है तो लोकतंत्र है। हाय रे चोरी। मैं तो यही कहता हूं कि अगर इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होते ना, तो नरेंद्र मोदी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं हो पाते। अगर इस देश में गांधी नहीं होते, इस देश में अगर भगत सिंह नहीं होते, इस देश में अगर बिरसा मुंडा नहीं होते, इस देश में अगर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं होते, तो एक आंगनबाड़ी का बेटा खड़ा होकर के 2 मुख्यमंत्री के सामने भाषण नहीं दे रहा होता। ये लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र की ताकत को आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं अपने आदिवासी भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं कि जो आपका मांग पत्र है, ये मांग पत्र कोई ऐसे नहीं मानने वाला है। ये मानेगा आपके वोट की ताकत से, और आपको अपने वोट की ताकत दिखानी है। और 20 साल क्या, ये जो घोटालों का राज है, इस घोटालों के राज को आपको समाप्त करना पड़ेगा। बोलिए, कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? पीछे से ए भाई, करना है ना, बदलना है ना। अगर बदलना है तो मैं सहमत हूं इस बात का कि समाज में बदलाव सिर्फ पार्टी से नहीं होती है, समाज में बदलाव समाज के सहयोग से होता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी अपने दम से चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने दम से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के एक एक नागरिक को अपने हक और अधिकार के लिए, और 20 साल से जो इनके सत्ता का अहंकार है, उस अहंकार को चकनाचूर करने के लिए इस सत्ता को, इनको कुर्सी से बेदखल करना पड़ेगा, इनको हराना पड़ेगा। और ये सवाल इनसे पूछना पड़ेगा कि उधर उधर की बकवास बंद करो, ये बताओ कि हर साल 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं पैदा हुई, ये बताओ कि हमारे खाते में 15 लाख रुपया क्यों नहीं पहुंचा, ये बताओ कि आए दिन महिलाओं के ऊपर बलात्कार क्यों हो रहा है, क्यों दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्यों आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और यहाँ हमारे सिपाही लोग खड़े हैं,
एमएलए साहब को पेंशन मिलेगा, कांस्टेबल को नहीं मिलेगा। ये ठीक बात है? तो पूछिएगा अगली बार मामा को कि मामा हम भी जो है डंडा नहीं चलाएंगे, अगर आपको पेंशन मिलेगा ना तो हमको भी ओल्ड पेंशन स्कीम देना पड़ेगा, हमको ये लागू करना पड़ेगा। और ये जो मांगे हैं, ये मांगे इस प्रदेश की मांग है, इस मांग को इनको मांगना पड़ेगा। और नॉर्मलाइजेशन के नाम पे, नॉर्मलाइजेशन के नाम पे जो बेईमानी चल रहा है, तो जैसे ये आपके नंबर का नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं ना, आपको इनकी सीटों का नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। बोलिए कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? अगर कीजिएगा तो मध्य प्रदेश में परिवर्तन होगा। और सिर्फ मध्य प्रदेश में परिवर्तन नहीं होगा, इंदौर से परिवर्तन की लहर दिल्ली तक पहुंचेगी और दोनों गृह मंत्री फिर से तरीपार होंगे, ये हमारा पूरा भरोसा है। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम लोगों को एक बार फिर से शुक्रिया अदा कहते हुए, धन्यवाद कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय आदिवासी, जय हिंदुस्तान, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी युवाओं में कन्हैया जी ने जोश भर दिया और परिवर्तन की लहर यहाँ से इंदौर से शुरू होगी जो दिल्ली जाकर समाप्त होगी। और साथियों, आज जिन मुद्दों को लेकर हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, कन्हैया जी ने भली बात उनको समझा और इतने अच्छे से उनको ब्रीफ किया। हमारी प्रमुख मांगे ये है, हमको समझना पड़ेगा, हमको जानना पड़ेगा। साथियों, अब समय का अभाव कम है, मैं आगे बात रखने के लिए हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद माननीय दिग्विजय सिंह राजा साहब को आमंत्रित करता हूं। परम सम्मानीय कमलनाथ जी, भाई कन्हैया कुमार जी, मंच पर उपस्थित हमारे क्रांतिकारी नेता महेंद्र कन्नौज जी, सूरज ठाकुर जी, विजेंद्र उइके जी, जय सेवा जय जोहार। मैं धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा कन्हैया कुमार जी को। उन्होंने आपके इस मंच पर जो मांग पत्र दिया गया है उसका पूरा समर्थन करने का उन्होंने वादा किया है। उसी वादे के साथ मैं अपने आप को संलग्न करते हुए, माननीय कमलनाथ जी, यदि आपने पद ग्रहण किया और आप प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो हम और कन्हैया कुमार जी आपके इस मांग पत्र को पूरा कराने के लिए पूरा आपको वादा करते हैं, हम आपको वादा करते हैं। सन 93 से लेकर 2003 तक मैं मुख्यमंत्री रहा। कोई अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने बैकलॉग पूरा ना किया हो। कोई आदिवासी जाति जनजाति का व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैंने अनुसूचित जाति जनजाति के चाहे स्पेशल कंपोनेंट प्लान हो या ट्राइबल सब प्लान हो, उसका एक भी पैसा इधर से उधर किया हो। कोई ये व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैंने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जमीन ना बांटी हो। कोई अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि कोई भी हमारे अनुसूचित जनजाति जाति के व्यक्ति पर की जमीन पर यदि दबंग ने कब्जा किया है उसके खिलाफ मैंने कार्रवाई ना की हो। इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से आपके साथ खड़ी हुई है और भारतीय संविधान आज खतरे में है। भारतीय संविधान बचाना है तो ये 20 साल की यहाँ की सरकार को परिवर्तन करना पड़ेगा और यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं कि भारतवर्ष का इतिहास क्या होगा। इसलिए आप सबका भविष्य इसमें जुड़ा हुआ है। हम सब लोग मिलकर अपनी हक की लड़ाई लड़े और हक की लड़ाई का मजमून जो आपने दिया है, हमारा ये प्रयास होगा। माननीय कमलनाथ जी, अभी मांग पर हमारा जो मैनिफेस्टो है उसको लागू करने के लिए हम लोग ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। इन सब बातों का उल्लेख जितना हो सकेगा हम उसमें उल्लेख करते हुए उसका समावेश करेंगे और उसका ईमानदारी से पालन करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, वादा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिग्विजय सिंह राजा साहब जी। अब मैं
हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री कमलनाथ जी, हमारे मध्य प्रदेश के आगामी मुख्यमंत्री को अपने उद्बोधन से बुलाना चाहते हैं। आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। माननीय दिग्विजय सिंह जी, राष्ट्र बैठक है। मैंने कहा ये मेरी मांग नहीं है, आप आइए, इन लोग जो सामने बैठे हैं उनकी मांग है। और मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने आपकी मांग स्वीकार करी और आज यहाँ आए। हमारे अनिल रावत जी, उर्मिला कोरवाल जी, महेंद्र कन्नौज जी जो बहुत दफे आते हैं मेरे कपड़े फाड़ने, सूरज ठाकुर जी, विजेंद्र विके जी, मुकाम सिंह अलावा जी, लोकेश कलमे जी, श्रीमती रिंकू बाला लाल सिंह डाबर जी, सभी यहाँ उपस्थित छात्र संगठन से जुड़े हुए सदस्यगण, जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार। अभी आपने कन्हैया कुमार जी से बहुत कुछ सुना, बहुत सारी बातें तो उन्होंने वो कही जो मैं कहना चाहता था, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, पर मैं हवा की बात भी नहीं करना चाहता। मैं कहां से आता हूं? मैं उस जिले से आता हूं जिसकी आदिवासी आबादी आपके जिले से डबल है। आप जाके देखिएगा इंटरनेट में छिंदवाड़ा जिले की आदिवासी आबादी कितनी है। मेरा गर्व है कि मैंने आदिवासियों के साथ काम किया। मुझे मौका मिला जब मैं जवान था, मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं, ये मत सोचिए कि मुझे बहुत कुछ समझ आया, बहुत कुछ पहचान में आया। मुझे याद है, मैंने कहा था ना मैं हवा की बात नहीं करूंगा, अपनी बात करूंगा, जो मेरा अनुभव है और आपको गवाह बनाऊंगा। मैं अचलकुंड गया था, एक आदिवासी तीर्थ स्थान है, सड़क नहीं थी। हम वहां जीप जाने में, जीप चलती थी तो जीप से डरते थे जीप पलट ना जाए, हम पैदल चलते थे, उतर जाते थे जीप से, ज्यादा जीप पलट जाएगी। वहां मैं गया, आदिवासी महर्षि रात के 12 बजे थे। मैंने कहा मैं तो चुनाव लड़ रहा हूं, आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। ये 79 की बात है, 79 की बात है। मैं चुनाव जीता। सबसे पहली चीज मैंने सड़क बनवाई। मैंने कहा सड़क बनवाऊंगा और तभी वहां जाऊंगा, ये मेरा वचन है। आपने पतालकोट का नाम सुना? पतालकोट का नाम सुना? पतालकोट क्या था छिंदवाड़ा जिले में? कन्हैया कुमार जी, ऐसा क्षेत्र था जब 3 घंटे हम पैदल जाया करते थे। वहां जंगली आम की गुठली को सुखाकर हमारे आदिवासी भाई अपना आटा बनाते थे। वहां का संबंध दुनिया से नहीं था, केवल नमक के लिए आते थे। 3 घंटे पैदल चलो, सीमित कपड़े पहनते थे। मैंने अपने मन में ठानी कि क्या मैं अपने जीवन में ऐसी चीज बर्दाश्त कर सकता हूं। मैंने संकल्प लिया कि ये पतालकोट को मैं बदलूंगा। आज आप पतालकोट जाइए, जो सीमित कपड़े पहनते थे, वहां के बच्चे जीन और टी शर्ट में घूमते हैं और उनके लिए सब सुविधा है। इसलिए बता रहा हूं कि राजनीति में लंबी चौड़ी हवा की बातें करना बहुत आसान है। छिंदवाड़ा जिला अपना मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। केवल सबसे बड़ा आदिवासी जिला ही नहीं है, सबसे बड़ा जिला है आबादी में, एरिया में। वहां हमारे आदिवासियों के लिए किस चीज की कमी थी? मुझे याद है, मैं जाता था आदिवासी गांव में, वहां कोई आवेदन नहीं देता था क्योंकि लिखने वाला नहीं मिलता था। अगर लिखने वाला मिलता था तो मांगने वाला नहीं मिलता था।
तो मैंने कहा कि यहाँ सड़क से हम धक्के खाते हुए जाते हैं। जीप में उस समय इस टाइप की जीप नहीं होती थी, ऐसी जीप होती थी जब हम घर पहुंचते थे रात को 1.5 किलो मिट्टी निकालते थे अपने बदन से। वो समय मैंने देखा है। मैंने कहा हम सड़कें बनवाएंगे, हम स्कूल बनवाएंगे। जो मैं कह रहा हूं आज इतने सारे बच्चे यहाँ हैं, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। आप छिंदवाड़ा अगर नहीं गए हैं, जाके देख के आइए कि कमलनाथ हवा की बात नहीं कर रहे हैं, वो सच्चाई की बात कर रहे हैं। बिजली, कितने गांव में बिजली थी। 80 में मुझे याद है हमारी सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। मैंने उन्हें कहा कि इसको आप 100% 100% विद्युतीकरण जिला बनवाइए। उन्होंने आदेश दिया और हर गांव में बिजली पहुंचाई। जहां केवल 22% गांव में बिजली थी, बिजली पहुंची, हमारी सड़कें बनी। मुझे चिंता थी इस पीढ़ी की नहीं, वो पीढ़ी ने तो अपना जीवन काट लिया था, बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना सड़क के। एक नई पीढ़ी उभर के आ रही थी। मुझे चिंता थी उनका क्या होगा। और मैंने कहा इनकी ट्रेनिंग कहां होगी, स्कूल बन जाएंगे, कॉलेज बन जाएंगे। आज जो आपने मांगे रखी हैं, मैं दिल में सोच रहा था कि किसी ने मेरे से मांगा नहीं था छिंदवाड़ा के लिए, मेडिकल कॉलेज नहीं मांगा था, हॉर्टिकल्चर कॉलेज नहीं मांगा था, ये कोई किसी ने मांगा नहीं था। पर मैंने ये एक नक्शा बनाया था, अपने जीवन का नक्शा बनाया था, राजनीति का नक्शा नहीं। मैं नहीं जानता जो किस स्कूल, कॉलेज और महाविद्यालय या यूनिवर्सिटी में पढ़ता है वो कहां किसको वोट देगा, पर मेरे लिए ये जीवन की तसल्ली की बात थी कि मैं छिंदवाड़ा को एक मॉडल बना। मैंने कहा ये बच्चे जो गड्ढे खोदते हैं, आदिवासी बच्चे जो गड्ढे खोदते हैं, मेरा नारा उस समय हुआ था, अभी किसी ने जिक्र किया। मैं अपने आदिवासी भाई को कहता हूं कि आप गड्ढे खोदना जानते हैं पर अपना मुंह चलाना नहीं जानते। आप मुंह चलाना सीखिए तब मेरे से बात करिए। ये मेरा नारा हुआ करता था अपने गांव में। मुंह चलाना जब तक आदिवासी नहीं सीखेगा तब तक आदिवासी कभी आगे नहीं बढ़ेगा। मध्य प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश क्या है? अपने मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ा? मध्य प्रदेश तो आदिवासियों का क्षेत्र है। इसमें कितने लोग थे? केवल आदिवासी यहां रहते थे, बाकी तो 100 साल पहले, 150 पहले, 50 साल पहले आए। और पट्टा आपको उनको देना था, आज आप उनसे पट्टा मांगते हैं, ये अजीब बात है। मैंने कहा जिनकी भूमि, जिनका जंगल जमीन, आप उन्हें पाठ पढ़ा रहे हैं। आप उन्हें पाठ पढ़ा रहे हैं कि हम पट्टा देंगे, हम पट्टा निरस्त करेंगे, हम पट्टा स्वीकार करेंगे। आपका अतिक्रमण है। अतिक्रमण तो भाई आपका है, आप हमारे जगह आए, आप हमारे जमीन पर आए, आपका अतिक्रमण है, ये आपको कहना है। तभी आप अपने अधिकार को सुरक्षित रखेंगे। केवल बोलना ही सब कुछ नहीं है। क्या बोलना, क्या बोलना, आपको ये समझना होगा। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज मुझे बड़ी खुशी है यहां आकर आपने मुझे बल और शक्ति दी, पर मैं बल और शक्ति लेने नहीं आया, मैं आपको बल और शक्ति देने आया हूं। ये है मेरा उद्देश्य। आपने बहुत सारी मांगे रखी, बहुत सारी मांगे रखी। ये मांगे अगर पूरी नहीं हुई, मेरे कपड़े मत फाड़िएगा। आपके नेता जो बैठे हैं इनके कपड़े फाड़िएगा कि इन्होंने मेरे कपड़े नहीं फाड़े। ये जिम्मेदारी इनकी भी है कि ये करवाएं। कौन सी आपकी बड़ी मांग है? इसमें से मैंने आपसे कहा आप छिंदवाड़ा जाइए, मैं हवा की बात नहीं करना चाहता हूं। कितनी मांगे छिंदवाड़ा में पूरी हो गई हैं, कितनी बात
कितने बच्चों को नौकरी मिली। जो गड्ढे खोदते थे, मैंने कहा इनका क्या करूंगा। मैं परिवहन मंत्री था देश का, मैंने कहा मैं एक ड्राइविंग स्कूल बनाऊंगा, टेस्ट ट्रैक, सिम्युलेटर लगाऊंगा। सिम्युलेटर में तो मैंने भी ट्रायल किया, मैं फेल हो गया, मैं गाड़ी चलाना भूल गया था। तो ये ट्रेनिंग करेंगे, जो गड्ढे खोदते हैं ये ड्राइवर बनेंगे, 15-20 हजार रुपए महीने कमाएंगे। ये मैंने कहा ये जेसीबी हम देखते हैं, ये बच्चे जेसीबी दूर से देखते हैं, इनको जब तक मैं जेसीबी ड्राइवरिंग की ट्रेनिंग ना कराऊं, इनका भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। आज मुझे खुशी है कहते हुए कि जेसीबी की ट्रेनिंग कितने आदिवासी बच्चों को मिली। आज मैं गया था कहीं, पूना गया था, एक कोई पीछे से हाथ हिला रहा था, मैंने उससे पूछा, बाद में मैं गया, कहता मैं छिंदवाड़ा से हूं जी। मैंने कहा अच्छा। कहता है मैंने जेसीबी की ट्रेनिंग करी थी, अब मैं जेसीबी चलाता हूं, 60-70 हजार 1 लाख रुपए तनख्वाह लेता हूं। मैंने कहा तेरा एक और काम करता हूं, तुम किसी की जेसीबी मत चलाना, मैं तुम्हें लोन दिलवा देता हूं, तुम जेसीबी के मालिक बन जाना, ये करना है। और ऐसे कितने बच्चे, कितने ट्रेनिंग सेंटर हैं जो देश में, मैं तो कहने वाला था विश्व में, देश में कोई ऐसे ट्रेनिंग सेंटर नहीं। ये आज सच्चाई है। आप सब और नौजवान हमारी सबसे बड़ी चुनौती है मध्य प्रदेश में। आप ही निर्माण करेंगे मध्य प्रदेश का। अगर आपका भविष्य अंधेरे में रहा, आपको छात्रावास की मांग करनी पड़े, आपको कॉलेज की मांग करनी पड़े, आपको मेडिकल सुविधा के लिए मांग करनी पड़े, क्या भविष्य होगा आपका। सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवान है, आप हैं हमारी सबसे बड़ी चुनौती। और मध्य प्रदेश का निर्माण आप करेंगे, कमलनाथ नहीं करेंगे। कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का अगर आपका ही भविष्य अंधेरे में रहा। ये सबसे बड़ी चिंता मेरे इस समय में, मेरे मन में सबसे बड़ी चिंता है। इन नौजवानों का क्या होगा जो निर्माण करेंगे मध्य प्रदेश का, जिनके लिए कोई उपाय नहीं, रोजगार की मांग करते हैं, बैकलॉग की मांग करते हैं। ये क्या मानने वाली बात है? ये तो आपका अधिकार है। 18 साल ये सरकार रही, घोटाले की बात नहीं कर रहा तो हो गई, आप सब जानते हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, पर भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। नंबर 1 भ्रष्टाचार में, पैसे दो काम लो, सही है, पैसे दो काम लो, 50 एकड़ जमीन होए, पैसे दो, गरीबी रेखा में नाम लिखा लो, सही है ये बात। भ्रष्टाचार एक व्यवस्था बना है, भ्रष्टाचार एक व्यवस्था, इसीलिए तो घोटाले। अगर आप भ्रष्टाचार के शिकार नहीं है, आप भ्रष्टाचार के गवाह हैं, आज हमारा प्रदेश कहां घसीटा जा रहा है। हम आगे आने वाली पीढ़ियों को कैसा प्रदेश सौंपना चाहते हैं, ये चुनौती हमारे सामने। चुनाव आएंगे, मैंने तो 44 साल चुनाव लड़ा है, मेरे से ज्यादा कोई चुनाव जीता नहीं, कोई लड़ा नहीं। और आपके साथियों ने, आपके भाइयों ने मुझे जिताया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब मैं संसद में जाके 7वीं लोकसभा में जाके बैठा था, और जब भी मैं बैठता था 8वीं 9वीं, मैं बाकी सांसदों को कहता था आप यहां बैठे हैं, आप वोट लेके आए हैं, मैं प्यार और विश्वास लेके आया हूं। ये अंतर है मेरे और आपके बीच में। तो आज जब चुनाव आया, ये कन्हैया भाई ने सही बात कही, इनको सब कुछ याद आ गया। मैं देख रहा था परसों या तरसों, शिवराज जी खड़े, मैं बहनों को नंगे पांव नहीं चलने दूंगा, मैं चप्पल दूंगा, कह रहे थे ना, देखा आपने, चप्पल दूंगा, भाइयों को जूता दूंगा। अब भाइयों बहनों, चप्पल और जूता मिल गया, सही उपयोग करिएगा जूते और चप्पल का। ये किसी को छाता देंगे, आपको ये सब अभी सूझा। तो
ये सोचते हैं कि मध्य प्रदेश के मतदाता बिकाऊ हैं। मध्य प्रदेश के मतदाता बिकाऊ नहीं। मुझे पूरा विश्वास है मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर। हमारी सरकार 15 महीने चली, 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गया। मैंने नीति और नियत का परिचय दिया। अगर किसानों का कर्जा माफ किया, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी। मैंने पेंशन बढ़ाया, गौशाला खोली, 12 महीने में मैंने किया। और ये मेरे से हिसाब मांगते हैं। मेरा हिसाब तो आप लोग दीजिएगा कि मेरा हिसाब क्या था। मैं भी सौदा कर सकता था। मैं मुख्यमंत्री था, मेरे पास आते थे विधायक कि हमें इतने करोड़ मिल रहे हैं। मैंने कहा ले लेना, मैं नहीं दूंगा तुझे कुछ। एक ने तो मुझे कहा मैं पैसे मेरे गाड़ी में पड़े हैं, आप मेरे लिए जमा कर लोगे? मैंने कहा ये सौदा मैं नहीं करता। मैं सौदा कर सकता था, पर मैं सौदे से किसी कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं तैयार था। मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से निकलना चाहता था। मैंने कहा कुर्सी जाए बाढ़ में, गवर्नमेंट जाए बाढ़ में, मैं सौदा नहीं करूंगा। ये था। तो आज जब चुनाव हमारे सामने, ये चुनाव ऐसा चुनाव मैं सोचता हूं हमारे इतिहास में नहीं हुआ। ये चुनाव केवल एक उम्मीदवार का नहीं है, ये चुनाव केवल एक पार्टी का नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। इनके पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है। अभी कह रहे थे ना कैसे रोका, रास्ते में कैसे रोका। पुलिस, पैसा और प्रशासन ही बचा है। कर्जा ले लिया, 3,30,000 करोड़ रुपए का कर्जा। आप पढ़ते हैं ना अखबार में, 3,30,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। मैं तो पूछता हूं इस कर्जे का किया क्या आपने? आपने संविदा वालों को भर्ती किया, आपने बैकलॉग को भर्ती किया। इन्होंने 3,30,000 करोड़ रुपए के बड़े बड़े ठेके दिए। ठेके में एडवांस जाता है ना, उससे अपने पैसे निकाल लो, उससे अपनी कमीशन निकाल लो। ये आज हालात है मध्य प्रदेश के। और मैं तो आपसे अंत में कहना चाहता हूं, राजनीतिक बात नहीं करना चाहता। कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना। प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख लीजिए, सच्चाई का साथ देना। और आप सच्चाई का साथ देंगे तो आप अपना भविष्य और मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आज ये हमारे सामने चुनौती है। और अगर मुझे किसी समाज पर इतना विश्वास है, इतनी ईमानदार समाज जो आदिवासी समाज है, जो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चली, अब सच्चाई का साथ देंगे। सच्चाई का साथ देंगे तो कांग्रेस का झंडा तो लहराएगा। कांग्रेस का झंडा तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा, पर मध्य प्रदेश के भविष्य का झंडा भी कौन मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमलनाथ जी। अभी हम जिन मुद्दों को लेकर महापंचायत का आयोजन करे हैं, अभी उन मुद्दों को कैसे पूरा किया जाए, इस पर साहब ने कहा है कि मेरे छिंदवाड़ा में ये सब कर दिया है और अभी परिवर्तन का समय है साथियों। तो 2 मिनट हमारे जो महापुरुष की पीछे प्रतिमा फोटो लगी है, हम भूल गए तो माफी चाहेंगे कि हमारे रीति रिवाज के अनुसार जो अन्न है उससे 2 मिनट के लिए विजा कराए महेंद्र। हमारे आदिवासी रीति रिवाज के अनुसार अतिथियों से निवेदन करूंगा कि हमारे जो महापुरुष की प्रतिमा जो रखी है वो पूजा पाठ करें। अंकल जी, क्योंकि कोई सा भी कार्यक्रम हम पूजा पाठ से शुरू करते हैं, लेकिन हम अच्छे के लिए कि हमारी मांगे पूरी हो, इसलिए हम हमारे महापुरुष की प्रतिमा
की पूजा पाठ करेंगे आदिवासी रीति रिवाज के अनुसार। और सब साथी बैठ जाइए। साथियों, हमारे जो मुद्दे हैं, विद्यार्थी के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, इन मुद्दों को लेकर हमने मांग पत्र भी दिया है। हम और भी युवा साथी हैं हमारे बीच में बात रखने वाले, क्योंकि युवाओं की, विद्यार्थियों की बहुत सारी समस्या है। हमारे बीच में एक दिन की कलेक्टर जो वीडियो वायरल हुआ था विद्यार्थी की समस्याओं को लेकर झाबुआ में, निर्मला चौहान जी भी उपस्थित थे। हमारे बीच में विश्वराज बच्चन भी उपस्थित थे, इनकी भी बात रखवाना थी। हमारे बीच में हमारे रामू भैया टेकाम जी भी उपस्थित थे, लेकिन समय की कमी के कारण हम उनकी बात नहीं रखवा पाए। अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है। सब साथी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। वॉलेंटियर ध्यान रखे, सब साथी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है। आभार के लिए मैं हरदा जिले से हमारे युवा साथी लोकेश कलमे जी को आमंत्रित करता हूं। भाई लोकेश कलमे आए और आभार व्यक्त करें। लोकेश कलमे। जय जोहार का नारा है। मजा नहीं आया, एक बार फिर से जय जोहार का नारा है। आदरणीय मंच, आज के इस आदिवासी महापंचायत में उपस्थित मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ जी और राज्यसभा के सांसद माननीय राजा साहब का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मध्य प्रदेश की पावन धरा पर उपस्थित जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष बड़े भाई कन्हैया कुमार जी का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और साथ में उनका आभार प्रकट करता हूं कि आपका जो मार्गदर्शन आदिवासी क्रांतिकारी युवाओं के लिए, भाई बहनों के लिए एक मार्गदर्शन काम करेगा। सभी का धन्यवाद, आभार। साथियों, जो हमारी मांग है हमने वाचन करके तो बता दिया। हमारे कोर टीम के जो सदस्य हैं उनसे आग्रह करूंगा मैं कि साहब को और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साहब और कमलनाथ जी को हमारा जो मांग पत्र है वो देने की कृपा करें। हमारे कोर टीम के सदस्य महेंद्र भाई और पूरी टीम, अनिल दादा, निर्मला दीदी, उर्मिला दीदी, सूरज ठाकुर, सभी साथियों से निवेदन है। अरे पकड़ लेता ना, छोड़। आ गया। अरे चलने दे रहे हैं। चलो, सॉरी मनीष सर, नहीं था कोई।